नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे घटना चक्र करंट अफेयर क्विज 2020 जो सीरीज चल रही है उसका 7th पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। और 70 क्वेश्चंस तक जो हम पार्ट बना चुके हैं उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, हमारा करंट अफेयर कितना प्रिपेयर है। चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मई 2020 में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? बताइए, आपके ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 295.67 मिलियन टन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कुछ फैक्ट अगर देखें तो प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जो जारी हुआ है 15 मई 2020 को जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन होता है? तो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 295.67 मिलियन टन है। चावल का उत्पादन देखिए 117.94 मिलियन टन है, वहीं गेहूं का उत्पादन 107.18 मिलियन टन है। तिलहन उत्पादन की अगर बात करें, अब इसमें पूछा जा सकता है बस इतना कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो 295.67। कुल तिलहन उत्पादन की अगर बात करें तो 33.50 मिलियन टन है। वहीं गन्ना के उत्पादन की बात की जाए तो 358.14 मिलियन टन, ठीक है। और कपास की अगर बात करें तो 36.05 मिलियन गांठें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष 74 है, ठीक है। 74वें सत्र के, थोड़ा इसमें आपको सही स्पष्ट नहीं दिख रहा उसके लिए सॉरी, 74 है, ठीक है। 74 है, कितना ये 74 है, ओके। तो 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन का औपचारिक रूप से शुभारंभ कब किया है? आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कब किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 जून 2020, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कुछ अगर तथ्य की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन का जो गरीबी उन्मूलन गठबंधन, तो ये गठबंधन में भारत जो है वो शामिल कब हुआ है? संस्थापक सदस्य के रूप में जून 2020 में। गरीबी उन्मूलन गठबंधन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा। गठबंधन का जो लक्ष्य है वो क्या है? कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए प्रयास करना, ठीक है। गठबंधन का औपचारिक शुभारंभ 30 जून 2020 को महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदी द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारत। भारत जो है इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर बात करें तो भारत ब्रिटेन का दूसरा निवेशक देश बन गया है। और ब्रिटेन का प्रथम जो निवेशक देश है वो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत के बाद जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो जर्मनी है, चौथे पे फ्रांस है और चाइना जो है 5वें नंबर पर है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे जो है वो दूसरा निवेशक देश बना है वो भारत है, ठीक है। और विशेष बात क्या है कि भारत द्वारा ब्रिटेन में 120 प्रोजेक्ट में निवेश कर 5,429 नए
रोजगार जो है वो सृजित किए गए हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि दूसरा देश जो है, जो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश है वो कौन सा है? भारत है। पहले नंबर पे अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2020 को किस राज्य में हरीथा हरम कार्यक्रम का छठा चरण जो है वो शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। तो हरीथा हरम कार्यक्रम किस स्टेट से रिलेटेड है? तो तेलंगाना से है। इस कार्यक्रम का छठा चरण जो है वो स्टार्ट किया गया है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के छठे चरण के तहत जो लक्ष्य है वो राज्य भर में 30 करोड़ पौधे जो है वो मतलब उनको लगाना है, पौधरोपण करना है, ठीक है। और नरसापुर शहरी वन उद्यान विकसित किया जाएगा 636 एकड़ में। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो नरसापुर वन उद्यान है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ठीक है। और हरीथा कार्यक्रम जो रिलेटेड है वो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड है। किस लिए है? वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वृक्षारोपण जानिए कि 2015 में शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 25 जून 2020 को लघु मध्यम और बड़े स्तर की उद्योगों के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। संशोधन किया गया है कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002 के द्वारा। और ठीक है, इस अधिनियम में संशोधन क्या किया गया है? राज्य में एक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना है, इसलिए इसका अमेंडमेंट किया गया है। संशोधन में प्रावधान क्या है कि संशोधित अधिनियम के तहत मध्यम और लघु उद्योग पहले 3 वर्षों के लिए किसी भी वैधानिक मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं। विशेष बात क्या है संशोधन की? तो वर्तमान में राजस्थान और गुजरात देश के ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने केवल लघु उद्योग के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन किया है, लेकिन कर्नाटका जो स्टेट है वो जो है केवल लघु के लिए ना ही बल्कि वो जो है अपने संशोधन जो किया है वो मध्यम के लिए भी, ठीक है, मध्यम और लघु दोनों के लिए है। जबकि जो गुजरात और राजस्थान है वो केवल और केवल लघु उद्योगों के लिए किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वप्रथम टेसर गन प्राप्त किया है? टेसर गन कौन से राज्य की पुलिस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। संबंधित जो विभाग है गुजरात पुलिस। टेसर गन क्या होती है? तो टेसर गन की अगर बात करें तो यह एक गैर घातक रक्षा हथियार है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1993 में प्रदर्शित किया गया था। यह एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है, ठीक है, जिसके लगने पर कुछ मिनट के लिए व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाता है। इससे व्यक्ति न्यूरोमस्कुलर अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है। विशेष बात यह है कि टेसर गन का प्रयोग यूके व अमेरिका जैसे देशों की पुलिस द्वारा किया जा रहा है। टेसर गन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो भारत की कौन से राज्य की पुलिस जो है सबसे पहले टेसर गन प्राप्त किया है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को जो है वो अधिसूचित किया गया है? बताइए, कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो है सूचित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 101। 101 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो है भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में अधिसूचित किया जा चुका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ की है? तो वो कांडला है, ठीक है। कांडला जो है वो 1965 में बनाई गई थी, ठीक है।
कब की है? सबसे पहली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है याद रखना है वो है आपकी कांदला की, यानी गुजरात में ही है, 1965 की है। और विशेष बात है कि सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना संबंधित नीति के अध्ययन के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ठीक है, पूछते नहीं कि इस समिति जो है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो वो थे आपके बाबा कल्याणी। समिति ने सज नीति दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जो पॉलिसी को WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुरूप बनाने का जो है वो सुझाव दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल दैट इज आपदा प्रतिरोधी संरचना का सह अध्यक्ष बना है? कौन सा देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। कुछ अगर फैक्ट की बात करें तो आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन दैट इज CDRI, इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? मतलब ये 23 सितंबर 2019 को की गई थी इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पिछले वर्ष में जो है वो की गई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, शिखर सम्मेलन के दौरान। सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था इसकी जो होती है वो होती है गवर्निंग काउंसिल। इसकी जो सह अध्यक्ष कार्यकाल यानी यूनाइटेड किंगडम को जो बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था कि सह अध्यक्ष जो बना है वो कौन है? यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का, यानी रोटेशनल ये चलता है। ठीक है, कोविड विशेष था इसलिए किस लिए था ये? तो कोविड-19 महामारी के कारण यूके के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के राज्य सचिव आलोक शर्मा ने वीडियो लिंक पर दूरस्थ रूप से जो है वो भाग लिया। आलोक शर्मा UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये याद रखना है कौन है वो? आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120, 113, 121 या 141? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, 2020 में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग जो है वो 120 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन का जो है एक फाउंडेशन है, नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। कुल देश इसमें जो रैंक जिन देशों की रैंकिंग ली गई उसमें जो देश टोटल शामिल 186। इसमें भी बस इतना ही याद रखना है कि जारी करता कौन है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन। और भारत की जो रैंकिंग है वो 120 है। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। और लास्ट स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया। इतना याद रखना है। सूचकांक के आधार स्तंभ की अगर बात करें तो कानून का नियम है, सरकार का आकार इसमें देखा जाता है, नियामकीय प्रभाव एवं खुला बाजार, इन सब के जो है ये स्तंभ होते हैं, इन सब पर विचार किया जाता है। उस हिसाब से जो है इसको इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग दैट इज OBC के उपश्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितने महीने तक के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 6 महीने के लिए जो है वो एक्सटेंड किया गया है। स्वीकृति की प्रदान तिथि यानी 24 जून को स्वीकार किया गया। भाई 6 महीने और बढ़ाएंगे यानी 31/1/2021 तक। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में स्वीकृति प्रदान की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इसमें और याद रखना है कि OBC जो हमारा जो है कमीशन है, ठीक है, अदर बैकवर्ड कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती जी रोहिणी। ठीक है, जो कि पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
और विशेष बात कुछ पढ़ें तो ओबीसी की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय हैं जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण योजना का कोई खास लाभ नहीं है। उनको आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का लाभ मिलने का अनुमान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 अहम सेतु दैट इज देविका और पुनेजा का शुभारंभ किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कब इसका शुभारंभ किया गया? अब इसमें ये याद रखना है कि देविका और पुनेजा जो है वो किस स्टेट से संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित हैं। इसका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री। देविका सेतु की अगर बात करें तो उधमपुर जिले में अवस्थित है, 10 मीटर लंबा है। पुनेजा सेतु की अगर बात की जाए तो डोडा जिले में अवस्थित 50 मीटर लंबा है। इस खास की विशेष क्या है इसमें? तो यातायात की व्यस्तता को दूर करने और शहरी क्षेत्र की विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा देविका और पुनेजा सेतु से सेना के काफिलों और वाहनों की जो है सुगम आवाजाही में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय कैबिनेट ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? देखिए, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जून 2020। देखिए, ये जो क्वेश्चन हुए ये यूपी पीसीएस, ठीक है, ये यूपी पीसीएस जो अभी 11 अक्टूबर को हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है। तो उसमें ऑप्शन था गोरखपुर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है। तो ये कुशीनगर हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है। कब? 24 जून 2020 को। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में 11 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। इसके बारे में और कुछ अगर देखें फैक्ट, तो कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया 24 जून 2020 को। स्वीकृति प्रदान की गई प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडलीय कैबिनेट होती है उसके द्वारा। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर जो है पूर्व में स्थित है। विशेष बात क्या है? कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी दैट इज कुशीनगर स्वयं एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है, जैसे सांस्कृतिक स्थलों के निकट जो है ये स्थित है। तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है। ये हाल ही में घोषित किया गया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ कौन से स्थान पर किया गया है? बताना है आपको। पहला योग विश्वविद्यालय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉस एंजलिस, अमेरिका में। कब किया गया? 23 जून 2020 को किया गया। और शुभारंभ जो किया गया न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में। इस विद्यालय का जो नाम होगा वो क्या होगा? तो वो नाम जो होगा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो है रखा गया है। इसके जो चांसलर होंगे डॉक्टर EHR नागेंद्र इस विद्यालय के पहले चांसलर हैं, ठीक है। इसमें याद रखना है इसका जो नाम होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज INS जमुना ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक
सर्वेक्षण पूरा किया है? भारतीय नौसेना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। INS जमुना का संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो संपन्न हुआ वो श्रीलंका से संबंधित है। प्रारंभ जो तिथि थी 6 फरवरी 2020। सर्वेक्षण स्थल श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर। INS जमुना की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। उद्देश्य क्या है? श्रीलंका नौसेना के जवानों को बंदरगाह परिचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो 2 महीने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जून 2020 को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प लद्दाख की घाटी में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बताइए? बड़ा ही फेमस और बड़ा ही डिस्प्यूटेड इस समय चल रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, गलवान घाटी। भारतीय सैनिक जो शहीद हुए 20 और स्थान गलवान घाटी। अगर गलवान घाटी की बात की जाए तो यह लद्दाख के क्षेत्र में जो कि अब यूनियन टेरिटरी, यह भारतीय सीमा पर स्थित उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के किनारे खड़ी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। हिंसक झड़प हुई थी। हिंसक झड़प की अगर बात करें तो वर्ष 1967 के बाद पहली बार इतनी अधिक संख्या में सैनिक भारत चीन सीमा पर शहीद हुए हैं। विशेष बात अगर बात की जाए तो गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच जो है स्थित है, जिसे वर्तमान में चीन द्वारा अपने झिंजियांग क्षेत्र के रूप में नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल अंजी खड्ड पुल, नाम क्या? अंजी खड्ड पुल, किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भारत का ये पहला केबल स्टे रेलवे पुल है जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल। किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जम्मू और कश्मीर। रेलवे पुल का नाम अंजी खड्ड रेल पुल। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। किन स्थानों को जोड़ेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो कटरा और रियासी। ठीक है, कटरा और रियासी को जो है ये जोड़ेगा। और बात बताएं तो देखो उल्लेखनीय है कि जो यह केबल स्टे रेल पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। इस परियोजना में चेनाब नदी पुल भी शामिल है। पुल का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम क्या होगा? अंजी खड्ड पुल। किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2020 में किस न्यायालय ने अपने निर्णय में भारत में क्रिप्टो करेंसी व्यापार को अनुमति प्रदान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बताइए? किस न्यायालय के द्वारा भारत में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार को जो है वो अनुमति मिली है? पहले तो बैन कर दिया था RBI ने, गवर्नमेंट के द्वारा बैन करवा दिया गया था। फिर बाद में वो था आपका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बाकी क्रिप्टो करेंसी तो सब लोग जानते हैं, बिटकॉइन बड़ी फेमस थी। कुछ देख लेते अगर बात की जाए तो निर्णय की तिथि 4 मार्च 2020। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। खंडपीठ कौन थी? तो न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ थी। याचिकाकर्ता कौन था ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसके इन्होंने PIL दाखिल किया था। क्रिप्टो करेंसी पर व्यापार पर प्रतिबंध जो लगाया गया था 6 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था RBI के सर्कुलर नोटिफिकेशन के द्वारा। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल करेंसी है। एग्जाम्पल के तौर की बात की जाए
जैसे कि बिटकॉइन हो गया, रिप्पल हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ बस सेवा संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? बस सेवा संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है कौन से देश के द्वारा? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका म्यांमार। 14 फरवरी 2020 को हस्ताक्षर जो है किया गया। शुभारंभ जो तिथि होगी बस सेवा की, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये है 7 अप्रैल 2020 से। कहाँ से कहाँ तक चली ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये मांडले म्यांमार से इम्फाल मणिपुर तक। ठीक है, और संचालक कौन होगा कंपनी? तो भारतीय कंपनी है सेवन सिस्टम हॉलीडेज कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और म्यांमार की जो कंपनी है स्वे मांडले एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड। उद्देश्य क्या होगा? यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं भाई। और बस इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका नंबर बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। प्रस्ताव जो पारित किया गया 12 फरवरी 2020 को पारित किया गया पुदुचेरी विधानसभा के द्वारा। पुदुचेरी से पहले प्रस्ताव पारित करने वाला जो राज्य था वो केरल और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और प्रस्ताव का जो उद्देश्य CAA के खिलाफ विरोध जो है वो जता रहे थे। पुदुचेरी अगर बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी द्वारा वो शासित प्रदेश है ना, रूलिंग यानी जो गवर्नमेंट इस समय भारत सरकार में उसके विरोधी विपक्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2020 में असम का कौन सा शहर शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शून्य अपशिष्ट शहर असम का कौन सा शहर है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टीटाबोर। कौन सा शहर है असम का? टीटाबोर है। टीटाबोर असम राज्य के जोरहाट जिले में स्थित एक छोटा शहर है। चर्चा में क्यों था? असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है। विशेष बात क्या है कि सामान्य मानक के अनुसार यदि कोई भी शहर 80% कचरे को संसाधित करने में सफल होता है तो वो शून्य अपशिष्ट शहर होने का दावा कर सकता है। टीटाबोर में असम की पहली जैव उद्यान परियोजना जो है वो शुरू की गई, जो कचरे का 100% जो है वो प्रसंस्करण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में IFAD के किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 43 में। ठीक है, 43rd है यानी 43वें जो है ये सत्र का आयोजन जो है रोम में किया गया है IFAD का। IFAD क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसको याद रखना है, रोम इटली में। ठीक है, इतना याद रखना है कहाँ पे हुआ है, तो रोम इटली में हुआ है। इसकी जो थीम है वो क्या है? तो 2020 तक भूख को समाप्त करने के लिए अस्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश। और IFAD का जो मुख्यालय कहाँ पे है? रोम इटली में है। स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1977 में की गई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गिलबर्ट होंगबो टोगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो है वो कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, कुछ विशेष पढ़े मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के बारे में। तो नया नाम इसका बना दिया गया। क्या नाम बनाया गया? इसका नया नाम क्या है रखा गया? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। पूरा नाम रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान इसका पुराना नाम था। ठीक है, नया नाम मनोहर पर्रिकर इसमें ऐड कर दिया गया है। और स्थापना इसमें देखिए, मनोहर पर्रिकर गोवा के जो है चीफ मिनिस्टर थे।
अब इसमें सॉरी जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपका, अब यहाँ देखिए, तो इसका जो मुख्यालय की बात की जा रही है। अब इसमें गेस मत करना गोवा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि गोवा भी ऑप्शन में है, गोवा अगर डाल दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुख्यालय की बात कर रहा है तो ये नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम था रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसमें ऐड कर दिया गया नाम, नया नाम हो गया मनोहर पर्रिकर, ऐड कर दिया, तो मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना कब की? 11 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, जो कि अब नाम इसका हो गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। MPIDESA क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? सुजान और विनॉय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी मनोहर पर्रिकर को सब लोग जानते हैं, इनका पूरा नाम मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर, भारत की रक्षा मंत्री रहे 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 थे, और गोवा के 3 बार जो है ये मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। महत्वपूर्ण जो योगदान था इनका, सशस्त्र बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना, ठीक है, इनकी जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू की गई, बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये मुंबई से पुणे के बीच में, ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन? नितिन गडकरी। बस का नाम क्या है? सिवई है। उद्देश्य डीजल चालित वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। तो देश की, ये भारत की यानी भारत देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस है, किस राज्य में चलेगी? महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ तक? पुणे से मुंबई के बीच, ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच में। इसका नाम क्या होगा बस का? सिवई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? किसका आयोजन? इंडिया एक्शन प्लान 2020 भारत के किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दिल्ली। इसके महत्वपूर्ण अगर फैक्ट की बात करें तो आयोजन जो करता है वो टाइम्स नाउ, ठीक है। भारत का प्रीमियम प्रसारण जो है ये नेटवर्क है टाइम्स नाउ समिति, ठीक है। मुख्य संबोधन जो करता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के लोगों में न्यू इंडिया की भावना विकसित करना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक विस्तारित करना है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषय की बात करें तो भारत की डेटा सुरक्षा चुनौतियां हैं, नया भारत विजन है, पर्यावरण पोषण, जलवायु चुनौतियां, महिला सशक्तिकरण हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उड़ीसा। और उद्देश्य इसका क्या था? आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को साझा करने, आपदा की समय सांस्कृतिक विरासत स्थल के संदर्भ में जोखिम का मूल्यांकन। सम्मिलित जो संस्था है वो है आपकी जो है ICCROM, दैट इज सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। भागीदारी कौन है? तो भागीदारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह, ठीक है। और दूसरा जो है UNDP, और तीसरा जो बिम्स्टेक जो हमारे सदस्य हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिम्स्टेक में कौन कौन आता है। देखिए अपना भारत है, फिर भारत की जो है ये पड़ोसी देश बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और एक आपका थाईलैंड भी है, ठीक है। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश हुए कितने? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यानी आपके ये 3, 2, 5 आपके जो है पड़ोसी देश हुए और एक थाईलैंड है। तो टोटल जो कंट्री हैं बिम्स्टेक में वो 7 सदस्य हैं, ठीक है, भारत को गिनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। प्रस्तावित एम्स की संख्या कितनी है?
जम्मू कश्मीर में नए एम्स खोले जाएंगे और मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे, तो प्रस्तावित जो एम्स है उसकी संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। ठीक है, 2 एम्स जो है वो प्रस्तावित हैं, एक जम्मू कश्मीर में और एक जो है, देखो 2 होंगे, एक कश्मीर में होगा, एक जम्मू में होगा। ठीक है, और जो मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं वो 9 हैं टोटल। ठीक है, 9 यानी एम्स को लेकर के 2 यानी 2 एम्स हो जाएंगे और 9 मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। संबंधित योजना यानी कौन सी योजना के तहत है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो है इसको डेवलप किया जाएगा, यानी इनको बनाया जाएगा। अनुमानित जो लागत आएगी लगभग 1661 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अध्ययन के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और कलकत्ता। महिला और बाल तस्करी रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये जारी करता जो संस्था होती है कौन सी? NCRB, दैट इज राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। किसके निर्देशन में होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये जारी की जाती है। रिपोर्ट अध्ययन वर्ष जो है वो 2016, 17 और 18 यानी तीनों वर्षों की मिलाकर की रिपोर्ट जारी की गई है। विशिष्ट तथ्य की बात करें तो लापता महिलाओं की सबसे अधिक जो संख्या है, यानी सबसे ज़्यादा महिलाएं जो लापता होती हैं वो कौन से स्टेट में है? तो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। गुमशुदा बच्चों की सबसे अधिक संख्या अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गुमशुदा जो बच्चे सबसे ज़्यादा गुमशुदा होते हैं कौन सा स्टेट है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है और दूसरे पे पश्चिम बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं। ठीक है, और बच्चों और महिलाओं की तस्करी के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ? मुंबई, कलकत्ता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम जो है बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। ठीक है, निर्णय की तिथि 11 फरवरी 2020। निर्णयकर्ता कौन? भारत सरकार। स्थापना जो की गई थी किसकी? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM। तो इसकी जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1993 में फरीदाबाद में। ठीक है, इसका नाम नया नाम बनाया गया, इसका नाम नया क्या है? अरुण जेटली, यानी उसी में जो है ये अरुण जेटली नाम जोड़ दिया गया। ठीक है, और योगदान क्या था इनका? वित्त मंत्री थे उस समय। ये वित्त मंत्री थे कब से कब तक है? 26 मई 2014 से लेकर के 30 मई 2019 तक। ठीक है, विशेष जो योगदान था इनका क्या था? GST जो है इन्हीं के, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है GST शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ विषय पर 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हरियाणा। आयोजन की तिथि 12 से 13 फरवरी। आयोजन स्थल कहाँ? मानेसर, हरियाणा, भारत। ठीक है, तो हरियाणा में जो है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। किससे? आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ से संबंधित। ठीक है, और आयोजनकर्ता कौन था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG थी। ठीक है, आप NSG के जो यानी जो इसकी आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा खतरे की समझ के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को जो आयोजन किया गया वो हरियाणा मानेसर में। इसके अध्यक्ष कौन है, यानी इसके जो महानिदेशक यानी डायरेक्टर वो कौन है? तो वो अनूप कुमार सिंह है। ठीक है, विमोचन किया गया था द बोमसेल 30वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की यादभूमि बनने वाला नंदुर मदमेश्वर किस राज्य की पहली यादभूमि है? देखिए, और मैं कुछ और बात बताऊं अगर, तो जो अभी UPPCS पेपर हुआ था, UPPCS 2020 प्रीलिम्स, ठीक है, इसमें जो पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने नए रामसर साइट जो है वो शामिल किए गए हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा हो, ठीक है, 6 जो है वो नए रामसर कन्वेंशन को जो है ये दी गई थी। ठीक है, तो ये रामसर कन्वेंशन से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य था खासकर यूपी एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताना है कि जो नंदिर मदमेश्वर है किस राज्य की पहली आर्द्रभूमि है, यानी ऐसे राज्य जिसमें अभी तक कोई आर्द्रभूमि नहीं थी और ये पहली आर्द्रभूमि बना है। तो पहली आर्द्रभूमि घोषित की गई जनवरी 2020 में। अब आप ऐसे भी गिर सकते हैं कि अगर आपको पता हो कि पहले किस राष्ट्र में थी पहले से ही, तो आप उनको एलिमिनेट कर देंगे। अब बता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महाराष्ट्र। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एक्सक्यूज मी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। कुछ रिश्ता से देख लेते हैं तो रामसर कन्वेंशन जो है ये शामिल हुआ है, भारतीय आर्द्रभूमि में जो शामिल होने वाला है वो महाराष्ट्र का जो है ये आपका नंदू मदमेश्वर पक्षी विहार है। पंजाब की 3 आर्द्रभूमियाँ हैं, कौन कौन सी हैं वो, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है, केशवपुर आर्द्रभूमि है और व्यास आर्द्रभूमि है। ये देखिए उत्तर प्रदेश की 6 आर्द्रभूमि जो है ये हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब यूपी पीसीएस में पूछा भी गया था कि उत्तर प्रदेश की जो है वो कितनी आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया, तो 6 हैं। ठीक है, वहाँ पे केवल नंबर बताना था। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं देखो, एक सरसरी नवर झील है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार है, रासामासपुर पश्चिमी बिहार है, शांडी पश्चिमी बिहार है और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार और शमन जो है ये पश्चिमी बिहार 6 शामिल किए गए। ठीक है, और अगर कुछ तथ्य की अगर बात करें तो वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित भारतीय आर्द्रभूमियों की जो संख्या है पूरे भारत में वो कितनी है, 37 हो गई है। ठीक है, उक्त स्थलों के तहत कुल जो क्षेत्रफल है यानी जो 37 हमारे पूरे भारत में आर्द्रभूमि है राम कन्वेंशन के तहत, तो रामसर कन्वेंशन के तहत जो शामिल जो 37 आर्द्रभूमि है उनका जो क्षेत्रफल है टोटल वो लगभग 10,67,939 हेक्टेयर है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस टोटल कितनी हो चुकी है वो 37 है। और अगर यूपी स्पेशल एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 6 जो है वो शामिल है। कौन कौन से आप नाम याद रख सकते हैं। विशेष अगर बात की तो रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर जो किया गया था पहली बारी 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को इसका जो है ये गठन किया गया था, यानी रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षर पहली बार किया गया था। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आप हमको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिले इसका। और अगर आपने चेक किया है कि हमारे कितने सही हो रहे हैं तो आप कमेंट में करके जो है बता भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।